Hello everyone, a warm welcome to all of you. I am सुरुचि सिंह एंड स्वागत है आप सबका मेरे एक नए सीरीज़ में, एक नई पहल जो कि मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ आप सभी के लिए। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे कि मैं कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के ऊपर क्वेश्चन सीरीज़ लाऊं, तो उसी के रिगार्डिंग मेरा ये क्वेश्चन सीरीज़ मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। इसमें तकरीबन हम लोग 100 क्वेश्चंस के सेट को सॉल्व करेंगे और ये मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे है, चूँकि मैं 2019 में दोनों बार सीटेड दिया था, दैट इज़ जुलाई में एज वेल एज़ दिसंबर में, दोनों पेपर 1 एज वेल एज़ पेपर 2, और मैं दोनों पेपर क्वालिफाई की हूँ। और मेरे CDP में ऑन 30 इट्स 29 एंड देन 28 रेस्पेक्टिवली। तो बेस्ड ऑन दैट मैंने कुछ क्वेश्चन जो तैयार किए हैं इस बार के सीटेड अपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए। आई थिंक कि उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अब हमारे पास उतना टाइम बचा नहीं है कि हम वापस से सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें या समझें। तो इसलिए मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्ट लिस्ट की हूँ जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और फर्दर फ्यूचर में भी आने वाले सीटेट के लिए, KVS के लिए, NVS के लिए, एस्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इसमें मैं 5 वीडियोस लाऊंगी और हर एक वीडियोस में हमारे 20 क्वेश्चंस रहेंगे जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और इतना करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपके 25 प्लस तो CDP में आ ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। मतलब हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दैट इज़ NCF 2005 है, उसको उसका अंडरस्टैंडिंग कहाँ से मिला है, मतलब कि कौन सी थ्योरीज पे ये बेस्ड है, किसको ये इम्फेसिस करता है सबसे ज़्यादा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, तो अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिविज्म की थोड़ी सी, तो इसका मतलब होता है कि सी लर्निंग एज अ डायनेमिक एंड सोशल प्रोसेसेस। मतलब कि लर्निंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने मीनिंग्स को थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस, उनके जो भी पहले के अंडरस्टैंडिंग्स है उससे उसको कनेक्ट करके। और सोशल सेटिंग में जो हमारा NCF 2005 है वो लाया गया था NCERT के द्वारा, जिसमें कि बताया गया है हमारा, जो कि फर्दर एम्फेसिस करता है कि जितने भी क्लासरूम का जो स्टेट्स है वो वैसा होना चाहिए कि उसमें टीचर्स उनको नर्चर करें अपने क्लासरूम स्पेसेस को एक ऐसे प्लेस में जहाँ पे चिल्ड्रन फ्रीली अपने क्वेश्चंस को आस्क कर सके, पूछ सके, अपने क्वेरीज को मिटा सकें। तो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D, दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टीचर्स रोल। किसी भी टीचर का क्या रोल होना चाहिए, इस चारों ऑप्शंस के बेसिस पे हमें आंसर करना है। तो ऑप्शन A है हमारा, कहता है क्रिएटिंग अ रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी। टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज टू मेंटेन डिसिप्लिन। तो टीचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल डिसिप्लिन मेंटेन करना तो नहीं हो सकता है। अ टीचर शुड एडहर टू द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक। सिर्फ टेक्स्ट बुक के बेसिक्स पे ही टीचर्स पढ़ाए और उसी से चिपका रहे, ये भी एक टीचर्स का प्रॉपर रोल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कहता है कंप्लीटिंग द सिलेबस इन टाइम, लीविंग इनफ टाइम फॉर रिविजन इज इम्पॉर्टेंट। सिर्फ सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करा देना इट्स ऑल्सो नॉट अ टीचर्स रोल। टीचर्स का रोल है कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रिलैक्स्ड स्पेस क्रिएट करें जिसमें कि स्टूडेंट्स टीचर्स के बीच में डायलॉग यानी कि बातचीत और इंक्वायरी, जो भी उनके क्वेरीज़ हैं उसको वो क्लियर आउट कर सके, बातों को समझ सके, उनसे इजीली कम्युनिकेट कर सके, कम्युनिकेशन गैप नहीं हो। ये हमारा टीचर्स का बेस्ट रोल है। तो द ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द टेक्स्ट बुक्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में टेक्स्ट बुक का हमारा क्या बेस्ट रोल प्ले करता है। ऑप्शन ए देखेंगे, दे फॉर्म द मोस्ट इसेंशियल लर्निंग रिसोर्स इन अ रिसोर्स स्टाफ्ड कॉन्टेक्स्ट। कहने का मतलब है कि अगर आपके रिसोर्स की कमी है तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा एक रिसोर्स का काम करता है। नेक्स्ट, दे आर द वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल इन द क्लास।
क्लास में वो एक रिसोर्स के जैसा अवेलेबल रेफरेंस मटेरियल है जिससे कि आप हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट, दे मेंटेन होमोजिनिटी इन लर्निंग अक्रॉस ए स्टेट और द नेशन। वो स्टेट में या फिर नेशन में एक होमोजिनिटी मतलब एक समानता बना के रखता है। और ऑप्शन 4 हमारा कहता है दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर्स एंड पेरेंट्स अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी। मतलब कि जो भी हमारा पढ़ाई होने वाला है उसके बारे में एक गाइड करता है टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स को। तो बात करेंगे अगर हम लोग टेक्स्ट बुक का क्लासरूम में क्या रोल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। दे आर द वन ऑफ द रिसोर्स। जितना भी रिसोर्स है हमारे पास पढ़ने के लिए उसमें से एक हमारा बुक, टेक्स्ट बुक भी एक रिसोर्स है, रेफरेंस मटेरियल के जैसा हम लोग क्लास में अवेलेबल है जिसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रेन इन अ क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू मोटिवेटेड इफ़। कोई भी क्लास के बच्चे मोटिवेटेड कब कहलाएंगे? If they ask questions seeking clarification from the teacher, they come to school neatly dressed in uniform, they maintain discipline in the class, all are regular in attendance। मतलब कि कोई भी चिल्ड्रन मोटिवेटेड है इसका संकेत हमारा सबसे बेस्ट यही है कि इफ़ दे आर आस्किंग क्वेश्चंस और क्लैरिफिकेशन, वो टीचर से मांग रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमको डाउट है, आप इसको क्लियर कर दीजिए, या फिर फर्दर अपने क्वेरीज को पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो उस क्लास के बच्चे हमारे मोटिवेटेड हैं, पढ़ने के लिए तत्पर हैं, जागरूक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पाइगेट्स थ्योरी। नीचे दिए गए सेंटेंस में से कौन सा हमारे स्टेटमेंट पाइगेट्स थ्योरी को एट्रीब्यूट नहीं करता है, मतलब उससे रिलेटेड नहीं है हमारा। तो अगर बात करेंगे हम लोग जीन पैगेट की, तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जीन पैगेट ने अपने जीन पैगेट डेवलप्ड हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। वो जो भी उनका थ्योरी था दैट इज़ बेस्ड ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट था, वो उस डाटा पे बेस्ड था हमारा कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने नॉलेज को, कैसे जब वो एक्सप्लोर करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं अपने आसपास के वर्ल्ड को। और बहुत सारे ऑप्शंस जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 3 डैट इज़ हमें बताता है कि ये कॉग्निटिव थ्योरी डेवलपमेंट इंक्लूड्स 4 स्टेजेस में हमारे होते हैं। कौन कौन से? डैट इज़ हमारे सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल सेंसरी मोटर जो 0 to 2 years, प्री ऑपरेशनल डैट इज़ 2 to 7 years, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल डैट इज़ 7 to 12 years, और फॉर्मल ऑपरेशनल डैट इज़ 12 years ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये अब जो डाटा है हम लोगों को वो बताता है कि ये सारे ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 को छोड़ के। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करने से ही हमारा लर्निंग होता है, ये जीन के एट्रीब्यूट्स में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हम लोगों को क्या बतलाता है? इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विथ इफेक्टिव पेडागॉगी। अपने इंटेलिजेंस को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इन्हेंस कर सकते हैं अगर हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत इफेक्टिव है, अच्छा है तो। इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सेलरेटेड, इंटेलिजेंस को अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स, इंटेलिजेंस बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों का हो सकता है। पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, पेपर पेंसिल जो टेस्ट होते हैं वो हेल्पफुल नहीं है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, इंटेलिजेंस इसका मतलब है हमारा कि इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, डैट इज़ इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स। इंटेलिजेंस जो है हमारा वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्वेश्चंस में ही छुपा होता है, ज़रूरत होती है तो सिर्फ उस क्वेश्चन को समझने की, उसको और उसको अपने दिमाग से उसको यूटिलाइज़ करने की। तो इसी तरीके से सीडीपी में बेस्ड आपके इमोशंस, आपके जो भी थॉट प्रोसेसेस हैं उससे भी बहुत बार रिलेट कर सकते हैं हम लोग और अपने आंसर्स को सही मार्क कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। जो हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो होता क्या है, उसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, डैट इज़ द पॉइंट इन लर्निंग व्हेन सपोर्ट कैन बी विथड्रॉन। ऐसा लर्निंग में ऐसा पॉइंट या ऐसा फेज जहाँ पे जितना भी जो सपोर्ट है वो ले लिया गया हो, विथड्रॉ कर लिया हो, निकाल लिया गया हो। नेक्स्ट ऑप्शन, द फेज़ व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल। ऐसा फेज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट पॉसिबल हो। द डेवलपमेंटल फेज़ व्हेन अ चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग।
एक ऐसा फेज़ जहाँ पे डेवलपमेंट का एक ऐसा फेज़ जहाँ पे चाइल्ड की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सीखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसकी खुद की होगी। ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें तो अ कंटेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। कोई भी बच्चा अपने बदौलत परफॉर्म कर सकता है कोई भी टास्क, अगर उसको सही अमाउंट में सही तरीके से उसको गाइडलाइंस मिले, सपोर्ट मिले तो ऑब्वियसली जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमारा यही कहता है कि अगर हम लोग उसको राइट लेवल ऑफ सपोर्ट करते हैं तो चिल्ड्रन अच्छे से अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को हम लोग जेपीडी के नाम से भी जानते हैं, जेडपीडी, ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस किया है सोवियत साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल कंट्रोविक्स लेव वाइगोत्स्की ने। और इस जेपीडी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट एनी असिस्टेंस एंड व्हाट अ लर्नर कैन गेन विद द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ अ स्किल्ड ट्रेनर। मतलब कि कोई भी जो लर्नर है वो किसी के असिस्टेंस के बिना क्या कर सकता, और अगर उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ हेल्प किया जाए, स्किल ट्रेनर का की हेल्प ली जाए, गाइडेंस मिले, तब वो क्या अटेन या गेन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। इन सब ऑप्शंस में से हमारा इमोशंस कौन सा है। तो अगर कुछ मेजर टाइप्स ऑफ इमोशंस की बात करें साइकोलॉजी में तो हमारा जॉय, ट्रस्ट, फियर, सरप्राइज, सैडनेस, डिसगस्ट, एंगर, ये सब कुछ हमारे इमोशंस होते हैं साइकोलॉजिकली। इमोशंस कहलाते हैं, भावनाएं कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंस इज। इंटेलिजेंस क्या है? अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, अ सिंगुलर एंड जेनेरिक कॉन्सेप्ट, एक सिंगुलर और जनरल कॉन्सेप्ट है। द एबिलिटी टू इमिटेट अदर्स, दूसरों की नकल करने की एबिलिटी है, क्षमता है। ए स्पेसिफिक एबिलिटी, एक स्पेसिफिक एबिलिटी है हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कैसे? मतलब कि ये स्पेसिफिक एबिलिटी है, सब में अलग अलग होता है, सीखने की क्षमता किस में कितनी ज़्यादा है, तो इंटेलिजेंस हमारा वही कहलाता है, स्पेसिफिक एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। चिल्ड्रन के गिफ्टेडनेस को हम लोग क्या कह सकते हैं? अ डिसिप्लिन रूटीन, वो क्या गिफ्टेडनेस अगर है उस चिल्ड्रन में तो वो क्या शो करेगा? अ डिसिप्लिन रूटीन, एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अ रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट, सक्सेसफुल पेरेंट्स। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। ये आप लोग स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, यहाँ पे ये एक्स नहीं सी है, और सक्सेसफुल में भी डबल सी हमारा हो जाएगा, ठीक है। वेट अ मिनट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जो कि गिफ्टेड चाइल्ड को अफेक्ट कर सकते हैं। गिफ्टेड चाइल्ड का मतलब क्या होता है? तो ऐसा चाइल्ड जो कि हाईली इंटेलेक्चुअल हो, क्रिएटिव हो, एज वेल एज आर्टिस्टिक इंडिविजुअल हो, या फिर आर्टिस्टिक लर्नर हो, वैसे चिल्ड्रन को हम लोग गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट इज़ पर्पसफुल इफ़। हमारा असेसमेंट पर्पसफुल होगा कब? इट इंड्यूसेस फियर एंड स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स। अगर वो बच्चों के बीच स्ट्रेस और फियर की भावना लाता है तो हम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस जब भी सॉर्ट आउट करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे ऑप्शन सही हो ही नहीं सकते कभी, तो ये हमारा पहले ही कट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, इट सर्व एज अ फीडबैक फॉर स्टूडेंट एज वेल एज टीचर। तो बिल्कुल हमारा यही सही होगा। असेसमेंट मतलब क्या होता है? वो एक फीडबैक के जैसा एक्ट करेगा बोथ टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। उससे उन्हें पता चलेगा कि हम मेरे वीक पॉइंट्स कहाँ हैं, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, एज वेल एज टीचर्स को भी मिलेगा कि मेरे पढ़ाने के तरीके में क्या ऐसा नेगेटिव पॉइंट्स या डीमेरिट्स रह रहे हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द रोल ऑफ अ टीचर हैज़ टू बी। अब NCF 2005 के बेसिस पे टीचर का एक क्या रोल है, टीचर किस टाइप से एक्ट करता है? तो इसके ऑप्शन, ऑथोरिटेटिव, कभी नहीं हो सकता टीचर अथॉरिटी, ना ही वो डिक्टोरियल हो सकता है, ना ही वो परमिसिव हो सकता है। टीचर शुड बी ऑलवेज फैसिलिटेटिव।
कहने का मतलब है कि टीचर एक हमेशा फैसिलिटेटर के जैसा एक्ट करना चाहिए, चिल्ड्रन को वो फैसिलिटेट करे, आगे बढ़ने के लिए उसे प्रोत्साहित करे कि हाँ आप ये कर सकते हो, उसको उसमें हेल्प करें। तो इसके साथ ही हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। डैट इज़ अ चाइल्ड विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब अगर कोई बच्चा को सुनने में किसी तरीके का इशू है, प्रॉब्लम है, देन should be sent only to a school for hearing impaired and not to a regular school। वैसे बच्चे को क्या सिर्फ वैसे स्कूल में ही भेजना चाहिए जहाँ पे सारे hearing impaired स्टूडेंट्स हैं और रेगुलर स्कूल्स में उन्हें नहीं भेजना चाहिए? तो कभी नहीं। will not benefit from academic education only and should be given vocational training instead। मतलब कि वैसे बच्चे को academic education से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्हें एक्स्ट्रा वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कैन डू वेरी वेल इन अ रेगुलर स्कूल इफ़ सुटेबल फैसिलिटेशन एंड रिसोर्स आर प्रोवाइडेड। बिल्कुल सही, अगर उनको अच्छे से फैसिलिटेट किया जाए, अगर प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं रेगुलर स्कूल्स में भी। नेक्स्ट, द सिफेलोक्वाडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। सिफेलोक्वाडल प्रिंसिपल से आप क्या समझते हैं, किस तरीके का ये डेवलपमेंट है? तो सिफेलो मतलब ही हमारा होता है हेड, क्वाडल टो, इट मीन्स हेड टू टो इज़ द राइट आंसर। इसमें कोई भी डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारा एकदम से याद किया हुआ क्वेश्चन टाइप से है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण में सेकेंडरी एजेंट्स का रोल कौन प्ले करेगा इसमें से? फैमिली एंड नेबरहुड, स्कूल एंड नेबरहुड, स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, और फैमिली एंड रिलेटिव। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स ये हमारे प्राइमरी एजेंट्स होते हैं सोशलाइजेशन के। मतलब किसी भी चाइल्ड के लिए फैमिली मेम्बर्स और उनके रिलेटिव्स प्राइमरी एजेंट्स के जैसा काम करते हैं समाजीकरण में। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग स्कूल और नेबरहुड की, तो ये उनका सेकेंडरी एजेंट्स होते हैं सोशलाइजेशन के। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू जीन पैगेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। जीन पियाजे के अनुसार से लर्निंग के लिए कौन सा इनमें से नेसेसरी है? एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स, बिलीफ इन इमेंट जस्टिस, रीइंफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डैट इज़ एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जीन पैगेट के अनुसार चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम, देन एक्सपीरियंस डिस्पेंसरीज बिटवीन वॉट दे ऑलरेडी नो एंड वॉट दे डिस्कवर इन द एनवायरनमेंट। जीन पियाजे के अनुसार चिल्ड्रन अपने अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं उनके चारों तरफ जो वर्ल्ड प्रेजेंट है उससे, उसके बाद वो अपने एक्सपीरियंसेस को कंपेयर करते हैं जो उन लोगों ने सीखा और जो उन लोग इन्वायरमेंट से डिस्कवर किए हैं और जो उन लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसलिए इसका हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर इज एन, जेंडर हमारा क्या है? एक बायोलॉजिकल एंटिटी है, फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, इनेट क्वालिटी है, या एक सोशल कंस्ट्रक्ट है? तो जेंडर हमारा एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जेंडर का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू सोशल डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स दैट हैव बीन डेवलप्ड बाय सोसाइटी। किसी भी समाज के द्वारा बनाए गए डिस्टिंक्शंस, किसी भी मेल और फीमेल को, इसी को हम लोग जेंडर कहते हैं। और इसी डिस्टिंक्शंस जो है, इसी को हम लोग अपेरेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं द रोल्स डिफाइंड फॉर बोथ जेंडर्स एंड द इंडिविजुअल स्टेटस की मेल्स का क्या है, फीमेल्स का क्या है। तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट के जैसा वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉगी मीन्स, बट चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉगी मतलब क्या है? गिविंग मॉरल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, बच्चों को मॉरल एजुकेशन देना, आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट द टीचर, बच्चों को ये कहना कि वो अपने टीचर को फॉलो करें और उनको देख के जैसा वो करते हैं वैसा करें, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चाइल्ड सेंटर पेडागॉगी का मतलब होता है कि चिल्ड्रंस को अपने वॉइस के ऊपर बोलने का हक और उनका एक्टिव पार्टिसिपेशंस होना चाहिए, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी आप क्लासरूम में करा रहे हैं, उन सारी चीज़ों में। तभी हमारा पेडागॉगी चाइल्ड सेंटर्ड कहलाएगा, जिसमें कि हमारा केंद्र कोई भी चाइल्ड होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। वाई डू इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर।
कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों है? बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, वातावरण के प्रभाव के वजह से, ड्यू टू द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, बचपन से ही जो उनके में गुण आए हैं उस वजह से, ड्यू टू द इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, बिकॉज ईच इंडिविजुअल हैज़ रिसीव्ड जीन सेट फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो हमारा रोल है हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का, उस वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो हेरिडिटी है वो अफेक्ट करेगा बायोलॉजिकल फैक्टर्स को किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, एज वेल एज जो उसके इन्वायरमेंट हो गए, उसके एक्सटर्नल या फिर सोशल फैक्टर्स किसी भी इंडिविजुअल से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली प्लेज डैश रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। फैमिली का क्या रोल है किसी भी बच्चे का सोशलाइजेशन, सामाजिकरण में? तो फैमिली ऑलवेज प्लेज अ प्राइमरी रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। इसके साथ ही हमारा आज का क्वेश्चन सीरीज़ ये ख़त्म होता है। आगे के अपकमिंग वीडियोज़ में आई विल बी कवरिंग 100 questions of each topic, that is child development, then EVS pedagogy, EVS maths pedagogy, all सब pedagogy I'll be covering whole। कैसा लगा आपको ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, ये आपको एग्ज़ाम पेपर देने के बाद समझ आएगा। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय।